लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो देखा था भारतीय संविधान के क्रमिक विकास के अंतर्गत, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। आप लोगों को याद होगा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी से स्वीकृति प्राप्त की और अन्य देशों में व्यापार के लिए गई। पहले वे इंडोनेशिया गए, साउथ अफ्रीका गए, फिर भारत आए और फिर कालांतर में हमारे देश में उनका जमघट भी लग गया और पूर्ण रूप से शासन भी हो गया। तो इस प्रकार हमने यह देखा था, पर अब आज हम जो देखेंगे इसके अंतिम रूप में कि किस प्रकार भारतीय शासन की वापसी हुई। इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे कि कैसे भारतीय शासन की वापसी हुई, ऐसे कौन कौन से कमीशंस हुए जिनको भारतीयों ने नकार दिया और फिर अंत में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और देश को आज़ादी प्राप्त हुई। ये जरूर है कि भारत का विभाजन हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, पर अंततः 200 वर्षों के बाद किस प्रकार भारत को इस अंग्रेजी गुलामी या दासता से मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो आज हम अब देखते हैं इसमें जो अगला चौथा चरण था और उसमें है भारतीय शासन का प्रारंभ, और जिसका समय था 1919 से 1947 तक। 1919 से 1947 तक। तो 1919 में क्या हुआ कि इसमें भारत सरकार का अधिनियम 1919 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत गवर्नर पद जो है उसको बड़ा बनाया गया और इसको 3 भागों में बांटा गया सरकार को, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय। तो केंद्रीय जो था उसमें गवर्नर पद रहा और यह इसको अधिकांश परिषद में जो सदस्यता का प्रतिबंध था वह हटा दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत 2 प्रकार के सदन बनाए गए, जिसमें विधानसभा और राज्य परिषद हुआ। विधानसभा में जो सदस्य की संख्या थी वह 140 थी और राज्य परिषद में 59 के करीब थी। अब ये जो थे इनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यहाँ तक कि जो गवर्नर है इसको अध्यादेश जारी करने का और कार्यपालिका के जो मामले हैं उनको रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। यह इसमें किसके अंतर्गत किया गया? भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसमें गवर्नर के जो अधिकार बढ़ा दिए गए तो उसको अध्यादेश लागू करने का और केंद्रीय पालिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको रद्द करने का अधिकार दिया गया। अब इससे भारतीय जनता खुश नहीं हुई, या ऐसा कहा जा सकता है कि यह असफल रहा। तो अगले चरण में आ गया साइमन कमीशन। जॉन साइमन का आपने नाम सुना होगा और आपने शायद यह भी सुना होगा कि इसको भी भारतीयों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो साइमन कमीशन आया तो यह साइमन कमीशन ने अभी तक के जो सदस्य थे, जो भी कमीशन थे, उनमें कहीं ना कहीं भारतीयों को रखा गया था। पर साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें पूर्ण रूप से भारतीयों को नहीं रखा गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन जो आया था उसमें जो श्वेत कमीशन कहा गया, इन्होंने भारतीयों को नहीं रखा गया। अब जब ये लाहौर में ये कमीशन आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय की इसके कारण पिटाई हुई और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इस पिटाई के द्वारा ही मतलब मृत्यु हो गई। फिर गांधी जी ने इसको अपना अपमान समझा क्योंकि इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया और इस प्रकार इसका जगह जगह विरोध किया गया। जैसे नेहरू जी ने भी और गोविंद बल्लभ पंत ने भी अपने नेतृत्व में इसका विरोध किया तो उनकी भी कई पिटाई हुई। इस प्रकार इनका अत्याचार बढ़ता चला गया और साइमन कमीशन समझ लीजिए पूर्ण रूप से विफल हो गया और साथ ही भारतीयों को स्वतंत्रता की एक बहुत बहुत ज़्यादा अकुलाहट दिखाई दी। ठीक है, तो यह इस प्रकार ये साइमन कमीशन भी विफल हुआ। अगला पोर्शन था भारत सरकार अधिनियम 1935। साइमन कमीशन की विफलता के बाद यह 1935 में भारत सरकार अधिनियम हुआ, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था,
संघ का अर्थ समझते होंगे आप। संघ का अर्थ होता है कि जिसमें जो सत्ताएं रहती हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाता है, संघ बनाया जाता है। जैसे भारत में अभी संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघ का अर्थ जैसे केंद्र और राज्यों का अलग अलग होना, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना, हस्तक्षेप न करना, ये हो गया संघात्मक। तो उस समय संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ ही केंद्र में दोहरा शासन हुआ। दोहरा शासन का अर्थ समझते हो, जैसे हमने अभी पूर्व में पहले चरण में पढ़ा था कि दोहरा शासन का अर्थ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व लेने का अधिकार उनका था, साथ ही पश्चिम बंगाल में नवाब को प्रशासनिक अधिकार दिए, यानी प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास और भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी के पास। इस प्रकार ये दो प्रकार का हो गया, इसे कहा जाता है दोहरा शासन। तो इन्होंने केंद्र में दोहरा शासन अपनाया। प्रांतों में स्वायत्त शासन। स्वायत्त शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो इस कहाँ पर यह हुआ? प्रांतों में स्वायत्त शासन हुआ, अर्थात उनको स्वयं के कानून बनाने का अधिकार दिया गया और अपने अनुसार वित्त, शिक्षा से संबंधित जो भी निर्णय लेने थे वह इन्होंने लिए। केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई और विधानमंडल की स्थापना के अंतर्गत वो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो भागों में दो प्रकार की सरकार हो गई, दो प्रकार के सदन हो गए, विधान सभा और राज्य परिषद। तो जहां वो 140 संख्या थी वो अब 260 के करीब हो गई विधानसभा में, और ये जो 59 थे ये 260। इस प्रकार इनकी संख्याओं को बढ़ाया गया ताकि सदस्य संख्या बढ़ाई गई, जिसके कारण कार्यों को शीघ्रतापूर्वक किया जा सके और स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सके। फिर प्रांतों में प्रांतीय शासन हुआ। प्रांतीय शासन को भी कई प्रकार के अधिकार, कानूनन अधिकार दिए गए, अर्थात कानून बनाने के अधिकार दिए गए। और केंद्र एवं प्रांत का शक्ति विभाजन हुआ। आपने 3 प्रकार की सूचियों के नाम सुने होंगे, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का अर्थ क्या होता है? जिसमें राष्ट्र स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, विषय रहते हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा हो गई और वित्त से संबंधित बात हो गई, तो ये किस में लिए जाते हैं? संघ में। और जो प्रांत होती है वो प्रांतों से संबंधित रहती है। प्रांत जैसे कृषि हो गई, पुलिस, रक्षा, न्याय, ये इस प्रकार के हो गए। और समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों से संबंधित विषय शामिल होते हैं। तो इस प्रकार यह जो केंद्र व प्रांतीय शक्ति का विभाजन हुआ उसमें इस प्रकार की सूचियां भी निर्मित की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत क्या हुआ कि दिल्ली में न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसको कौन कौन से अधिकार दिए हैं जो आप जानते हैं, जैसे अपीलीय अधिकार और परामर्श का अधिकार। तो इस प्रकार अपीलीय अधिकार का अर्थ क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच में जो कोई समस्या हो उनका निदान करना, फिर राज्यों से संबंधित कोई निदान करना। और परामर्श का अर्थ हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर वो परामर्श देने का कार्य भी कर सकता है। तो इस प्रकार यह संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। परंतु यह भी भारतीयों को रास नहीं आया, इन्हें भारतीयों के लिए ठीक नहीं था। इसलिए अगला स्टेप हुआ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हुआ यह क्रिप्स मिशन के अंतर्गत नया संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया, और जिसमें भारतीयों को भी रखा गया। पहले ये सोचा गया कि क्या भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके बाद फिर यह भी कहा गया कि भारतीयों को जो युद्ध के दौरान प्रतिरक्षा, यानी उनकी रक्षा करने का कार्य भी हम करेंगे भारत। परंतु यह सब इसमें भारतीयों को यह भी पसंद नहीं आया, और राजनीतिक दलों ने तो कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत को छोड़ दो। जो अंग्रेज हैं वह ब्रिटेन, जो ये सरकार जो है यह हमें पसंद नहीं है, इनका कोई भी कार्य हमें पसंद नहीं है, और अंततः अब आपको यह देश छोड़ना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो अभियान शुरू हो गया। कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद भी कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में ये क्रिप्स के साथ अब लॉरेंस और अलेक्जेंडर भी जुड़ गए, और उनका कहना था कि हम भारत को संघ घोषित करते हैं और यहाँ पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर देते हैं।
अब अंग्रेज समझ गए थे कि अब हमारा कार्य यहाँ नहीं हो सकेगा, जनता जागरूक हो गई है, भारतीय जागरूक हो गए हैं और हमारे किसी भी प्रकार के कार्य इनको पसंद नहीं आ रहे हैं और हमें अब वापस लौटना ही होगा। यह ये लोग जान गए थे, अतः भारत का संघ बना और ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसमें समाप्त करने का आदेश दिया गया। साथ ही संविधान सभा का निर्वाचन भी किया गया। अब इस प्रकार अंतिम जो था वह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में हुआ और इसमें कह दिया गया कि अब भारत से ब्रिटिश जो संघ है वह पूर्ण रूप से हट जाएगा, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही भारत में अब विभाजन हो जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो इस प्रकार भारत का विभाजन होगा, फिर भारत का नया संविधान रचा जाएगा और यह संविधान भारत के ही नागरिकों के द्वारा किया जाएगा जो उनके अनुकूल कार्य करेंगे। तो इस प्रकार यह चतुर्थ चरण समाप्त हुआ और इस प्रकार यह जो पांचवा चरण रहा ये 1947 से 1950 तक रहा। आप समझ गए होंगे कि इसके बीच हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो ये पांचवें चरण में संविधान सभा के पहली स्टेप में हम मानते हैं कि संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हुआ। तो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें 211 कांग्रेसी थे और 73 मुस्लिम लीग के लोग थे। और इसके बाद इसमें विशेषकर आप लोगों ने ये नाम सुने ही होंगे, पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सभी लोग इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। फिर इसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई जो 9 सितंबर 1946 को हुई और तीसरी स्टेप है कि संविधान का निर्माण हुआ और ये संविधान के निर्माण में 8 माह तो लगभग बहस चलती रही, 11 अधिवेशन हुए और फिर अंत में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह संविधान हमारा पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तो इस प्रकार यह हमारे जो क्रमिक विकास है संविधान का इतना लंबा चला। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आपको यह जो अंतिम चरण है यही सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा क्योंकि अंततः हमारे भारत को ब्रिटिश गुलामी की दास्ता से आज़ादी मिल गई और हम लोगों ने एक स्वतंत्र भारत में स्वच्छ सांस ली। हमारा संविधान का निर्माण हुआ और उसके अनुरूप फिर हमारे देश का कार्य चलने लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। आगे फिर हम इसी से संबंधित कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।